आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमली सियासत में कदम रखे 20 साल हो चुके हैं और उन पर आज भी यही अटैक होता है कि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड की वजह है। मेरे साथ हैं स्टूडियो में वीडियो लिंक पर जनाब तारिक फ़तह साहब। तो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि कौन प्रो मुसलमान डिवाइड करा रहा है, वो कर रहा है। मेरे हिसाब तो सबसे ज़्यादा जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ज़िम्मेदार हैं वो तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। अपनी उनकी ग्रेटनेस है, लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तान को डील करते हुए 47 में हिंदुस्तान के हिंदुओं को कह दिया कि तुम अब सेकेंडरी हो, क्योंकि हमारा दुनिया भर में लड़ाई चल रही पाकिस्तान से कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमान को रिप्रेजेंट कौन करता। उसमें आप देखिए कि यानी कोर्स ऑफ एजुकेशन बदल दिया पूरा। किसी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं होता, बस उस दौर में रुख में डाल दिया कि इम्तिहान करो, रट्टा मारो, पास करो, अच्छी सी गवर्नमेंट सर्विस लो, अच्छी सी फेयर एंड लवली बीवी करो और फिर सेटल। ये हमारी हिंदुस्तान की अपर मिडिल क्लास का वो है, यानी वो जुस्तजू, वो सेल्फ सेक्रीफाइस जो प्री पार्टीशन दिनों में था कि लोगों ने अपने करियर को नहीं देखा, चाहे वो भगत सिंह हों या वीर सावरकर हों, जो भी थे, उन लोगों ने हिंदुस्तान को अपनी मान के ना एफर्ट लगाया। और आप देखिए अलग अलग जगह से थे, दोनों रेवोल्यूशनरी थे। आप चिटगांव के देख लीजिए, प्रोफेसर मुजफ्फर जिनका कलकत्ता में कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उनका घर है वहाँ पे। हर शोबे में, चाहे वो राइट हो लेफ्ट हो, सियासत की जगह थी। और चाहे वो आरएसएस के लोग थे या मुस्लिम लीग के थे, जिसे खैर मुस्लिम लीग, सॉरी गलती नहीं मुझसे, वो तो अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी थी जिसने एंड में अपना काम दिखाया, लेकिन बाकी बड़े लोगों ने सैक्रिफाइस किया। और हर तरीके ये इल्ज़ाम मोदी जी पे लगाना है कि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड के हैं, तो आप ये समझिए कि जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं गुजरात के, और गुजरात के अंदर जो दादागिरी होती थी, ट्रेन जलाई गई, उसके बाद राइट्स हुए। अब देखिए कि हिंदू मुस्लिम राइट हुआ ही नहीं है। अब भी जो हुआ है लेटली, वो दिल्ली के अंदर वो एंटी हिंदू राइट था। और इस तरह वो गुंडागर्दी के चैंपियन बन गए हम कि हमें नज़र ही नहीं आता कि कर कौन रहा गलती इस पूरे में। शाहीन बाग कौन कर रहा था, क्यों सीए के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे। बहुत ही मुश्किल मुल्क है चलाना। देखिए 29 स्टेट्स को 400 ज़बानें, 6 धर्म, यानी जो भी आप कदम ले कोई ना कोई तो नाराज होता है ना। मेरे एक दोस्त बुद्धिस्ट हैं, वो उसी में नाराज रहते हैं कि आप बुद्ध लोगों से बड़ी ज्यादती हो रही। अरे भाई यार, जो बड़ी मुश्किलें हैं, वो जो तारीख में हमें मिला है वो तो है। ये रामविलास पासवान की देखिए, जनता दल के थे और दलित थे, बट अभी मेरा ख्याल कैबिनेट में थे मोदी जी की। ही वॉज रेलवेज मिनिस्टर। हर किसी के लिए जगह है। शाहनवाज साहब हैं। आप कह नहीं सकते इंडिया में कि कौन किसके अगेंस्ट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सोसाइटी जो दुनिया से सबसे प्रॉस्परस थी, उसको दुनिया का सबसे गरीब बना के अंग्रेज चला गया। ये हमें समझ में आना, जब हमें समझ आएगा कि हमारी जो एसेंशियल प्रोडक्शन का सिस्टम था, ट्रेड का सिस्टम था, उस पर शशि थरूर ने भी बड़ी अच्छी बात लिखी है। ट्रिलियन के हिसाब से हमारे एसेट्स जो थे हमारे हाथों से निकल गए और हम आपस में जंगें लड़ते ही रह गए। और अंग्रेज, मुगलों ने तो बड़ा साथ दिया अंग्रेज का इस मामले में, जाते जाते तबाह कर गए पूरे हिंदुस्तान को। और फिर गदर हुआ, और गदर के बाद सर सैयद अहमद खान
किस किस का रोना रोएंगे? कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसने आराम से पार्टीशन बर्दाश्त किया हो? अरब को करें आप 2 हिस्सों में काट दे, बोले बीच में से काट रहे हैं हम आपको। ये अमेरिका को करके देखिए कैसी सिविल वॉर हुई थी, उसी जमाने की सिविल वॉर है ये। जो अमेरिकन सिविल वॉर है उसका टाइमिंग गदर के साथ साथ चल रहा है। तो खैर, मोदी जी और 1000 साल जिए, हम क्या कह सकते हैं। आपने कहा मोदी जी और 1000 साल जिए, ये हमारी दुआ है। और इसके साथ साथ आपने जिक्र किया कि बरतानिया ने जिस तरह एक बहुत ही प्रॉस्परस सोसाइटी को, भारत को गरीब कर दिया, भारत अब फिर जी कंगाल कर दिया, अब फिर भारत अपने कदमों पे वापस आ चुका है। ये सवाल तारिक फतह साहब इसलिए दोबारा मैं उठा रहा हूँ कि क्या मोदी जी हिंदू मुस्लिम डिवाइड की वजह है? क्योंकि रिसेंटली इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरिएट मिस्टर जोसेफ ने ये कहा कि भारत की जो इकॉनमी है वो नीचे जाएगी बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम डिवीज़न। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये कैसे? पहली बात ये कि उनको हिंदू मुस्लिम डिवीज़न का कितना पता है और भारत की इकॉनमी का कितना पता है? द पॉइंट इज कि इंडिया को समझना भी बहुत मुश्किल है। ये ऐसी बात नहीं है कि किसी फॉरेनर को समझ नहीं आ रही। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो साथ में जिनकी जड़ों में हिंदुस्तान है वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कह रहे। आप समझिए 200 मिलियन तो है ना पाकिस्तानी जो अपने आप को कुरुक्षेत्र पे पैदा होने वाले, यानी महाभारत जहाँ हुई वहां कि लोग कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान से कुछ नहीं पता, हमें ये रावी का नाम क्या है ये हमें नहीं पता है। अब होगा कोई, सो इंडस में रहने वाले को इंडिया का नहीं पता है, तो बाकी ये नोबेल लॉरिएट पता नहीं कौन है। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी, प्रॉब्लम ये है कि पहले वो गई उस साइड पे कंट्रोल्ड सोशलिस्ट प्रोडक्शन। अच्छा, सोशलिस्ट इकोनॉमी रूस की भी बड़ी सक्सेसफुल चल गई थी, आपने तो देखी है खुद रहे कि इट नीड सर्टेन डिसिप्लिन जिसके अंदर डेमोक्रेटिक नोशन अगर आएगा तो वो बैठ जाएगी, क्योंकि कोई किसी की सुनता नहीं है। मिडिल क्लास का हर आदमी चौधरी होता है, वो अपनी भाषण देने के लिए ज़रूरी है। चाइना ने कैसे एलिमिनेट किया पॉवर्टी? इसलिए कि जो उन्होंने एक्शंस डिटरमिन किए बाय लॉ, अगर तोड़ा तो 10 साल जेल में। अब ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, इंडिया के अंदर ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने कचरा फेंका और बंद कर दें। ये भी कर तो सकते हैं, इमरजेंसी में कोशिश की थी इंदिरा गांधी ने करने की, लेकिन इतना बड़ा मुल्क मुश्किल होता। ये सब्र से आराम से ठीक होगा। कुछ इंडिया के इकोनॉमिस्ट को भी समझ में आना पड़ेगा कि अब वर्किंग क्लास इकोनॉमी के बजाय वर्किंग विदाउट वर्क इकोनॉमी होने वाली है। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, वेस्ट के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं और क्यों हैं? बिकॉज द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज कोलैप्स्ड। तो जो जाके भाषण दे रहे हैं इंडिया को कि वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स्ड होगी हिंदू मुसलमान की वजह से, तो ये जो अमेरिका की इकोनॉमी डाउन है ये क्या पारसियों और ईसाइयों की जंग की वजह से हुई है? सर, वो तो ये भी कहते हैं कि ट्रंप की जो रेशियल क्लैशेस की जो वजह है बकौल उनके, उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा अमेरिका की इकॉनमी भी बर्बाद होगी। अच्छा, किसकी इकोनॉमी चल रही मुझे ये तो बता दीजिए। खाना मतलब टर्की का लीरा कितना डिवैल्यू हो गया है हर जगह, सिवाय चीन के जिसने क्या कहते हैं थूक लगा दिया पूरी दुनिया को। कोई किस पे आप इल्जाम लगाएंगे? आप ताइवान और सिंगापुर और हांगकांग को देखेंगे कि वहां नहीं है। ये पूरा अभी तक हमें समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या। स्वीडन में आप देखिए कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बंद नहीं है, इकोनॉमी दुकानें चल रही, वहां डेथ्स ही नहीं हो रही। तो अभी ये ऐसा ही है कि 100 साल पहले जैसे स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें 18 मिलियन हिंदुस्तानी मरे थे। आप सोचिए दुनिया का क्या हश्र हुआ था। अब ये पॉलिटिकल करेक्टनेस है कि हम स्पेनिश फ्लू को तो स्पेनिश फ्लू कह सकते हैं जबकि उसका स्पेन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम चाइनीज फ्लू नहीं कह सकते जो आया ही चाइना से है। जो आया, और बताइए वो वायरस वुहान से बीजिंग नहीं जा सका, उसकी डायरेक्ट फ्लाइट जा रही थी इटली।
सीधा वो इंडिया जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। ये बायोलॉजिकल वेपन डेवलप करने का, या उसके कुछ रिसर्चर्स यहाँ पे भी थे कनाडा में, अगर आपको याद हो, जो पहली लेके गए सैंपल्स यहाँ से। सो ये तो तारीख बताएगी कि कौन सी क्या किसकी क्या वजह थी। लेकिन किसी को ब्लेम करना कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इसलिए डाउन जा रही क्योंकि हिंदू मुसलमान, अच्छा भैया सबको मुसलमान कर लो। ऐसा करते हैं सब, एक मैथमेटिकल डायग्राम बनाते हैं कि पूरा हिंदुस्तान कल से मुसलमान हो गया। अब बताइए फिर क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी? इतनी मारपीट होगी शिया और सुन्नी के बीच में कि होश ठिकाने आ जाएंगे। तो सर वो जो 57 मुस्लिम कंट्रीज ऑलरेडी हैं, उनकी इकोनॉमी भी तो आपकी और मेरे सामने है ना। उसको तो अल्लाह चला रहा है ना, ये तो डेमोक्रेसी है, वहां तक कोई इलेक्शन नहीं होता ना। मुसलमान सिर्फ जो इजराइल में रहता है, इंडिया में रहता है, वो वोट डालता है। बाकी सब की तो किसी की बीवी पर्दे में बैठी हुई है, कोई टूना कर रहा है, कोई टाना कर रहा है, कोई। आप मुझे बताइए कि मुल्क चलाने के लिए ऐसे लंबे लंबे लिबास क्यों पहने जाते हैं? ये कार्टून बन के क्यों चलते हैं? एक इंसान का नेक होना, उसका अच्छा इकोनॉमिस्ट होना, उसका तरक्की करने में पैंट कमीज की जरूरत है सर, जूते की, वरना कार की फैक्ट्री नहीं चल सकती। ये लीडर जो हैं, ये तो ऐसा जुब्बा पहनते हैं जैसे मतलब वो अलादीन 40 चोर वाले टाइप के लोग लगते हैं। पूरा मुल्क एक ही कपड़े पहनता है। अब बताइए, जितना है, जितने मर्द हैं वो सफेद पहनते हैं, जितनी औरतें वो काली पहनती हैं, और कोई वार्डरोब नहीं चेंज है उनका। तो सऊदी अरेबिया के पास इतना पैसा होने के बाद भी प्रॉब्लम कि वो छोटा सा इजराइल छींक मारते हैं, सबको हैजा हो जाता है उससे। सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस कि अगली इकोनॉमी कैसे होगी, और इतना काम नहीं होगा जितने लोग हैं। एक तो ये समझना होगा, ये जो जैसे दुनिया भर में बेसिक इनकम का कॉन्टेक्स्ट है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि कोई शहरी बिलो उस तबाही के नीचे ना जाए। जैसे बेनजीर भुट्टो ने वो क्या एक शुरू किया था, बेनजीर इनकम फंड और समथिंग ना, जी उनके बाप ने कहा था रोटी कपड़ा मकान। हाँ, वो तो खैर अलग चीज थी। ये कॉन्सेप्ट, वो तो रोटी कपड़ा मकान एक बड़ा लेफ्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात थी। ये जो आजकल दुनिया भर में आप देखिए कि नामीबिया से लेके ताइवान, कहाँ कहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई जब काम ही नहीं होगा तो आप लोगों को सड़कों पे से कैसे रोकेंगे? आपको जो देखिए, दूसरी बात बताइए, ये जो एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, इनमें औरत का काम तो अनपेड है ही है ना। जो हमारी माँ है, बहन है, बीवी है, बेचारी धक्के खा रही है, बच्चे भी पैदा कर रही है, उनको नहला भी रही है, फिर काम भी कर रही है। अब से सिर्फ 40-50 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ एक आदमी काम करता था, प्रॉस्परस था, सारी फैमिली घर पे रहती थी, एंड दे वर फेली अपर मिडिल क्लास। जो बेस्ट ईयर जो यूनाइटेड स्टेट्स के वो 60-70s में खत्म हो गए। उसके बाद पैसा जो है सारा वो ऊपर जा रहा है। ये कोविड के जमाने में 50-50 बिलियन डॉलर लोगों ने बनाए अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे। तो मुझे किसी सूरत, किसी लॉजिक, मोरालिटी, एथिक्स की बेसिस पे बताइए, चाहे आप नास्तिक हों, मुसलमान हों, हिंदी हों, कुछ भी हों, ये कैसे एक्सेप्टेड है आपको कि अगर आप बात भी करें कि हमारा जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, जो हमारे घर की औरतें, उनको गारंटीड इनकम मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो काम तो कर रही हैं। सोसाइटी का जो आउटपुट है, इकोनॉमी में उनका काम है, दे आर अनपेड, उनको पे किया जाए। तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? वो ऊपर वाले को नहीं होती, वो हमारे मिडिल क्लास एनआरआईज वगैरह को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये कैसे हो गया? हमारा क्या बनेगा? हम तो सिर्फ $1.5 लाख साल का बना रहे, और वो उसको $15 घंटा की तनख्वाह दें। सो इट इज नॉट मिस्टर मोदीज fault that so many people are fundamentally jealous of anyone who is below them. ये तो हमारी हम जिम्मेदारी बन गए ना मोदी साहब के। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई आप अपने
मुलाजिम की तनख्वाह ज़रा इंसानियत लेवल पे करिए। लेकिन सर, ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात है, मोदी साहब के साथ अगर हम इकॉनमी को ज़रा एक तरफ भी रख दें, हाँ, ये हमेशा से जोड़ी गई है। आप उनकी चीफ मिनिस्टरशिप के दौर से देख लीजिए, वो जो वहाँ पे राइट्स हुए, और उससे पहले एक ट्रेन को जलाया गया, तो इंस्टिगेटर ट्रेन में फैक्टर तो था। हिंदू मरे ना, जी बिल्कुल, ऑफ ट्रेन को कोर्स, जलाया मुसलमानों ने। बिल्कुल, वो उससे सारी इंस्टिगेशन हुई। वो गुजरात में ये हुआ था कि पहली बार आम वर्किंग क्लास हिंदू के घर वाले जले थे। वो तो उसको तो कुछ दलितों को तो कुछ छूता भी नहीं है मुसलमान, ये हिंदुओं की क्या बात करते हैं। हमारे यहाँ नहीं, बिल्कुल अलग, जमादार का एक प्याला अलग नहीं लगते हम। पाकिस्तान में बड़ी बात करते हैं इस्लाम की, इंडिया में भी यही सब है मुसलमानों की। तो ये ब्लेम लगाना तो इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन वो वर्किंग क्लास हिंदू के घर में जब लाशें आई हैं तो वो बावला हुआ और अटैक्स हुए फिर, और उन्होंने कहा कहाँ होता है अटैक, हम देखते हैं क्या होता है। तो कुछ अपने गिरबान में भी जाके देखिए आप। एक गुजरात की वो राइट की बात कर रहे हैं, जमशेदपुर, जहाँ वो मैं भूल रहा हूँ, जहाँ बहुत बड़ी इंडिया की स्टील मिल है, वहाँ मुझे 60s में याद है, इतना हिंदू मुस्लिम राइट तो कांग्रेस के जमाने में हर साल कहीं ना कहीं होता ही था। वो तो बंद हुआ हुआ है, आपने ओपन हिंदू मुस्लिम राइट तो नहीं देखा। ये जो दिल्ली में हुआ, ये तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हुआ। और जो जो लोग कर रहे थे, जिनके घर छतों पे असलाहा था, जो चुन चुन के मार रहे थे, वो तो निकल गए ना इस चक्कर में। इससे पहले तो 3-4 महीने सड़कें बंद की हुई थी नोएडा और दिल्ली के बीच में, फिर कौन कर रहा था? शाहीन बाग के खाने कौन पिला रहा था? तो आरएसएस तो नहीं आके दे रही थी कि बीबीओ जरा सड़कें बंद कर लो, हमें तकलीफ बड़ी होती तो इसीलिए ये लीजिए खाना। नो, द सेम पीपल हु विश दैट इंडिया शुड नॉट प्रोग्रेस वर देयर। उनके एटीट्यूड से आज भी बदलता है। अरे जो अपने बच्चे का नाम सद्दाम हुसैन रख दे, उसकी क्या बात करेंगे आप सर? ये इंडिया के राज्यसभा के मेंबर बनते हैं लोग, अबू सद्दाम कहता हूं मैं उन्हें। तो देखिए, बात यह है कि पॉइंट ऑफ व्यू। जी दूसरी चीज मैं एक आपको बताऊं, जी ये जी जो हिंदू मुस्लिम का है, ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां कोई मुसलमान हिंदुस्तानी नाम नहीं रखता अपना। हाँ, ये एर्दोगान इनको कहां से आ गया भाई? तो टर्किश नाम ही है ना। और वो जो टर्किश ड्रामे के अंदर नाम जो कोई प्रोनाउंस नहीं कर पाता, पूरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसे बैठ के, अरे भाई मुसलमान और वो भी गोरा। इनकी बदकिस्मती देखिए कि इनको अच्छा क्या लगता है, वो आदमी जो इनको रेप आके कर दे। यानी टर्क्स ने बर्बादी कर दी हिंदुस्तान में, पाकिस्तानी खुश। वो जी तैमूर तो यहाँ इधर से आया था, बड़ी तबाही मचाई, और बाबर जनाब उसने तो हजारों हमारे लोग मारे, तो हमारा तो बादशाह हुआ ना। बाबर किल्ड मुस्लिम्स, बाबर डिडंट किल हिंदूज। तो फ्रंटियर का जो पश्तूनों का इलाका है, तबाही मचा दी उसने। तो ना हमें सर का पता ना पैर का पता। पाकिस्तानी को तो छोड़ दे, जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं उनके नाम हिंदुस्तानी क्यों नहीं है? ये मैं बार बार कहता हूं, को विजय नाम का मुसलमान तो दिखाइए। फिर उसके साथ ज्यादती हो तो मैं कहूंगा ठीक है, वरना एक स्टेटमेंट तो हो कि मैं हूं हिंदुस्तानी, मैं भारत माता की जय कहूंगा। नहीं, वो नहीं मानेंगे हम तो औरंगजेब की औलाद हैं, और बहादुर शाह जफर, अरे उसके साथ चले जाते ना, बहादुर शाह जफर के साथ सारे रंगून में बैठे रहते। पाकिस्तान बना दिया, फिर वहां पे भी नहीं गए। और बनाया पाकिस्तान किसने? इंडिया के मुसलमानों ने बनाया। आप भी पंजाब से, मैं भी हूं, वहां कहां जिन्ना साहब कभी आए नहीं। एक स्पीच देने आए थे, वो भी इंग्लिश में करके गए किसी। वो एक बड़ा लतीफा है कि की कह रहे बोले है साढ़े को आजादी मंगदा सी, देनी कोई नहीं। The man, Pakistan Governor General never lived in Pakistan. Pakistan's Prime Minister did not live in Pakistan. Pakistan's language did not exist. उर्दू लेके आए, यूपी से ठोप दी हम पे, पंजाबी को बैन कर दी, सिंधी को बैन कर दी। तो ये हिंदू मुसलमान का चक्कर नहीं है, ये कल्चरल इंपीरियलिज्म का है, जो नॉर्दर्न इंडिया का मुसलमान समझता है। मैं कहूँ फन्ने खान,
मैं ऐसे कर दूं तो 10 हिंदू को तो वैसे ही खा जाऊं, बिजली का बिल नहीं पे करूंगा, तुम क्या कर सकते हो। ये हरकतें आपको साउथ के मुसलमानों में तो इतनी नहीं नजर आएंगी ना। अब वो केरला वेरला में वहां से आ गया है सारा, ओमान और सऊदी अरेबिया, वहां से मलयाली मुसलमान जो है नीम अरब होके आ रहा है। दैट इज ऑल्सो डेंजरस कि क्या जहनीत बदलती जा रही है। वो इंडिया जो सन 50 सन 60 के अंदर, केरला वॉज नोन एज द मोस्ट एजुकेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। अच्युता मेनन और आपके नमूदरी पद जब थे वहाँ चीफ मिनिस्टर, तो ये आप बताइए कि वहाँ मैं जो सुनता हूँ मुझे तो अफसोस होता है कि रिवर्स गियर में चला रहे हैं, बोले गड्डी आगे नहीं जाती। आपने कहा कि रिवर्स गियर्स में चल रहा है कुछ मामला मुस्लिम कम्युनिटी का। तारक साहब, जो बात वेस्टर्नर्स कहते हैं, चलिए उसकी हमें परवाह करनी पड़ती है चाहे ना भी करें, मगर खुद भारत के अंदर भारत की जो एलीट क्लास किताबें लिख रहे हैं उनका एक ही एम्फेसिस है कि भारत की जो डाउनफॉल जाएगा वो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। ये नैरेटिव जब भारत के अपने इंटेलेक्चुअल्स जनरेट करते हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं? असल में कुछ इंडिया में ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए। एक तो वाइसरॉय हैं इंडिया के अंदर, वो वाइसरॉय का नाम क्या है, डालिम्पल साहब, वो वाइसरॉय है ना अंग्रेज के, वो बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, जब तक ये मुल्क तबाह नहीं हो जाएगा, बर्बाद नहीं हो जाएगा, डालिम्पल साहब नहीं जाएंगे इंडिया से। वो आखिरी पैकेज लपेट लुट के जाएंगे और जाके लॉर्ड माउंटबेटन की कब्र पे जाके कहेंगे लो मैं ले आया हिंदुस्तान तुम्हारे लिए। बैठे हुए वहीं टाइम मैगजीन में भी इंडियन लिखते हैं इंडिया के खिलाफ, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखते हैं, और आपकी माशाल्लाह जो अपर मिडिल क्लास आंटियां हैं वो तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देती हैं। यानी उनको ठीक को नजर ही नहीं आता इंडिया में, और ना ही अमेरिका में नजर आता है। वहां पे भी किसी सियासत में कोई अमल दल नहीं है, बस एक दूसरे के घर दावतें खाते रहते हैं और दे आर ऑब्लिवियस। लेकिन वो कमाला हैरिस को तो पसंद करते हैं। वो जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, उन्होंने पूरी जिंदगी में हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं ब्लैक हूं, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। तो कल भी डिबेट में उन्होंने अपने आप को ब्लैक एंसेस्ट्री से ही जोड़ा है। आना ब्लैक एंसेस्ट्री से ना, काला है, काला जरा कूल होता है इनके जहन में। इनके जहन में इंडियन जो है वो अभी तक आउट ऑफ फैशन मर्द रहता है ना, वो स्टाइल में नहीं रहता। वो एमबीए करते करते एकदम फैल जाता है, मोटा हो जाता है, कुछ भी हो जाए, मतलब ही इज नॉट द हिप कैरेक्टर। तो वो उसके अंदर फिर जैसे वो एक कौन है जिन्होंने एक दलित डिप्लोमेट को बंद करा दिया था जेल में, ये सब बैठे हुए हैं। चाहे देखे ना उसका नाम क्या है, वो कैरोलिना की जो गवर्नर थी, यूएन में स्पोक्स पर्सन थी अपनी, निकी हेली जी। तो निकी और हेली कहां से आ गया? निम्रता रंधावा तेरा नाम है, वहां ब्रेजिंस्की नाम का एक बहुत बड़ा फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स का जीनियस गिना जाता है अपने टाइम पे ब्रेजिंस्की। उसने नहीं, उसकी मां ने तो नहीं कहा तेरा ब्रेजिंस्की कोई कह नहीं सकेगा, तू इस तरह करके अपना नाम ब्रैड कर ले। ब्रेजिंस्की स्टेट ब्रेजिंस्की, किसिंजर स्टेट किसिंजर, लेकिन रंधावा जो है उसने कहा ना मैं तो हेली कॉमेटा, मैं अपना नाम चेंज कर देना। दूसरा वो जो है जो मजहब चेंज करके बैठा हुआ है, वो लुधियाने का गवर्नर जी, जंदल साहब, देखो वो दो दफा चेंज हुआ उसने रिलीजन किया। पहली दफा क्रिश्चियन हुआ तो गलत क्रिश्चियन हो गया, फिर लोगों ने कहा कि सर बॉबी ये की कर रहे हैं तो उसने कहा अच्छा रियली दे आर नॉट इवेंजिकल, ओके व्हाट आर दे? उसने कहा दे आर कैथलिक्स, नो प्रॉब्लम, टुमारो आई विल बी कैथलिक। तो जब आपकी अपर मिडिल क्लास या पढ़े लिखे लोग, वो दे हैव अ स्ट्रेंज लव हेट रिलेशनशिप विद इंडिया, कई दफा एकदम से इंडियन हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा कमाल हो जाए, कोई साइंटिस्ट हो जाए, उसके बाद फौरन ब्रैड या बिल हो जाते हैं, मो हो जाते हैं। ये जो पकड़े गए टेक्सास के अंदर बेईमानी करते हैं, इनका क्या नाम है, रॉन है समथिंग ऐसा ही कुछ है। हाँ, कुछ ऐसा ही नाम है। तो उनको तो आप छोड़ दें, इंडिया की अपर क्लास भी जो है
आपको नजर अपर मिडिल क्लास नजर आती किटी पार्टीज में इधर उधर. दे आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्किंग क्लास. देखिए ये नोशन ही अब हमें वेस्ट में नहीं नजर आता कि कौन जनरल मोटर्स का मैकेनिक है और कौन उसका फाइनेंस डायरेक्टर है. दोनों ही मेरे नेबरहुड में साइकिल पे जा रहे होते हैं काम पे. तो आप तो मोदी साहब के बजाय, ब्लेम करने के बजाय अपना एटीट्यूड तो बदला करें गरीब लोगों से कि छोटी सी मरूटी होती है, उसके अंदर आगे ड्राइवर होता है और सीट पीछे बैठता. इतनी अनकंफर्टेबल सीट पे बैठ जाता है कि साथ कैसे बैठेंगे भाई ड्राइवर के, उसकी मजाल क्या है. फिर कहते तू जानता मैं कौन हूं. ये मेरा ख्याल है ना इंडिया का नेशनल एंथम हो जाना चाहिए. तू जानता मैं कौन हूं. अब नहीं जानते तुझे भाई. तो मोदी को बजाय गाली गलौज करने के, वो तो सिंपल आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. उनकी कैबिनेट में भी कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो दे आर एक्टिंग आउट सम रोल और समथिंग. दे आर नॉर्मल डे टू डे जैसे पॉलिटिशियन होते हैं वैसे हैं. बात करते हैं, आप उनसे इंटरनेट में बातचीत कर सकते हैं, बहस मुबाहिसा कर सकते हैं. हर टीवी चैनल के ऊपर आप देखिए कितना रौला होता है, क्योंकि हर चीज डिस्कस होती है. इंडिया में ये थोड़ी है कि मौका नहीं है किसी को बोलने का. भाई आप मोदी साहब को नहीं अच्छा लगता, आप वोट इलेक्शन हरा दें, लेकिन कांग्रेस में कोई पार्टी का लीडर तो हो. अभी मैंने सुना है कि 10-12 लोगों को हटा दिया गया उनकी टॉप लीडरशिप से, और वो बहन भाई फिर से आ गए. ऐसे तो नहीं होगा.